हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 स्टैंडर्ड के फिजिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो यार इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रॉपिकल साइंस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हमें दे रखा है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ना देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी जब भी आपका चार्ज जो है रेस्ट पे रहेगा है ना, तो उसको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। ना देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद डायनेमिक चार्जेस। डायनेमिक चार्जेस मतलब क्या है कि जब आपका चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक। तो इस केस में हम इसको किस में स्टडी करेंगे, आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। सो आइए सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये क्या होता है, इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। और इसके दो टाइप होते हैं ना, एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। ना देखो पॉजिटिव चार्ज कब होगा, देखो ध्यान से, जब भी किसी आइटम के अंदर है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे आपका क्या है, एक आइटम दे रखा है। तो जब भी किसी आइटम के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी है ना, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, है कि नहीं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें है ना, तो नेगेटिव चार्ज कब बोलोगे आप, कि जब भी किसी आइटम के अंदर है ना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, सो नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज है ना, जिसमें सबसे पहला क्या दे रखा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ना इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज होता है ना आपका, वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब क्या, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज होता है वो ऑलवेज कैसा एग्जिस्ट करेगा, आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज है ना। जो भी आपका फंडामेंटल चार्ज होता है ना, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, सो यार नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रखा है दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ना ये क्या होता है, द टोटल चार्ज इन अ सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली बाय एडिंग चार्जेस एल्जेब्रिकली। यानी अगर आपको मान लो किसी भी है ना सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप एल्जेब्रिकली उसको ऐड करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, ऑल राइट। ना देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दे रखा है दैट इज फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। ना देखो चार्जेस के बीच में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, हमें क्या पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर है ना। सिमिलर चार्ज जो होते हैं आपको रिपेल करते हैं एक दूसरे को, वाइल आपके अनलाइक चार्ज यानी जो भी आपके डिफरेंट चार्ज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो है ना, जो भी सिमिलर चार्ज है प्लस प्लस क्या और एक दूसरे को देखो ध्यान से रिपेल कर रहे हैं। सिमिलरली आपका माइनस माइनस भी क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपके प्लस माइनस है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ना देखो इसका क्या मतलब होता है कि इन एनी ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स द कांस्टेंट। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जब भी आप मान लो चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में है ना, तो जितना चार्ज आपका लॉस हुआ है उतना ही चार्ज आपका क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, ताकि आपका टोटल चार्ज क्या रहे, हमेशा कॉन्स्टेंट रहे। ठीक है, यहाँ तक। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो नेक्स्ट आता है आपका मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ना देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए ना यार आपको तीन मेथड्स यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, थर्ड होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ना देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन रिक्वायर्स रबिंग ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। यानी यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट लेना है ना, और दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में रब करना है ना, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करना है, रब करना है। ठीक है, तब जाके चार्जेस क्या होंगे, आपके ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में है ना, यहाँ पे आपने सिल्क का क्लॉथ ले रखा है और उसके अगेंस्ट आप ग्लास रॉड को रब कर रहे हो, या सुनो। अच्छा, तो जितना आप रब करोगे तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो आपका ग्लास रॉड है वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, जितने भी नेगेटिव चार्ज थे है ना सिल्क क्लॉथ के ऊपर आ गए हैं, यानी वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जेस क्या हो गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। ना यहाँ पे क्या होता है, इट रिक्वायर्स ओनली कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट एंड नो रबिंग। यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको खाली ना रब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम प्रीवियस केस में कर रहे थे, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे खाली आपको कॉन्टैक्ट रखना है, आप खाली हल्का सा टच करोगे है ना, आपके चार्जेस जो हैं क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। ठीक है, ऑल राइट, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। ना देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द कंडक्टर। यानी अगर आप चाहते हो कि आपका बॉडी जो है चार्ज हो जाए है ना,
तो आप वहाँ पे आपको ना कांटेक्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल को ऑब्जर्व करें तो मान लेते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में न्यूट्रल है ना, इनिशियली क्या है वो न्यूट्रल है। अब आप एक ग्लास रॉड लेके आ रहे हो है ना, उसके पास में ग्लास रॉड लेके आ रहे हो, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी आपके नेगेटिव चार्ज थे है ना वो ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो गए, वाइल आपके पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गए, रिपेल हो गए। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ना आपने दोनों स्पीयर को ना सेपरेट कर दिया ना, तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो भी आप और रॉड को आपने हटाया नहीं है, ठीक है, तो जो भी आपके नेगेटिवली चार्ज थे वो आपके स्पीयर ए के अंदर है, वाइल आपके जो पॉजिटिव चार्ज थे वो स्पीयर बी के अंदर सेपरेट हो गए। ठीक है। अच्छा, ना इसके बाद आपने ग्लास रॉड को हटा दिया, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों स्पीयर क्या हो गए, चार्ज हो चुके हैं कि नहीं। अच्छा, स्पीयर ए जो है आपका नेगेटिवली चार्ज है और स्पीयर बी जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने विदाउट एनी कॉन्टैक्ट है ना क्या कर दिया, किसी भी बॉडी को चार्ज कर दिया। ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे हमें दे रखा है दैट इज कूलम्स लॉ। ना देखो इसमें हमें सबसे पहले समझना है दैट इज कूलम्स लॉ इन अ स्केलर फॉर्म, है ना। स्केलर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को कैसे लिखते हैं ये इसको समझते हैं। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस एट अ रेस्ट, यानी देखो हमें क्या पता है कि जो भी आपके चार्जेस होते हैं ना वो अगर सिमिलर नेचर के हुए तो क्या हो गया, वहाँ पे रिपल्शन फोर्स लगेगा, और अगर ऑपोजिट नेचर के हुए तो वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यानी ये 2 टाइप के फोर्सेस उनके बीच में लगते हैं। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ना आगे क्या बोलता है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये जो आपका फोर्स होगा है ना, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो भी उनके बीच का डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के। आ रही बात समझ में। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें, रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है यहाँ तक। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फाइनल आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बना, दैट इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है ना दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ना देखो इसको समझने के लिए ना मान लेते हैं आपके पास 2 चार्जेस है ना, जो कि एक दूसरे से फिर से आपके r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है ना। ये पूरा सेटअप जो है ना मान लो आपका वैक्यूम के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो उनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा यहाँ पे आपने उसको एफ ऑफ वैक्यूम से रिप्लेस कर रखा है। ठीक है, ऑल राइट। ना वो जो सिमिलर चार्जेस थे ना वो पूरा सेटअप जो है आपने किसी और पर्टिकुलर मीडियम में लेके आ गए ना, लाइक सपोज आप वाटर के अंदर रख दिया है ना, तो इस बार उनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसको आपने यहाँ पे एफ ऑफ मीडियम से रिप्लेस कर रखा है। और जो भी आपका फोर्स और मीडियम लगेगा है ना, उस मीडियम में जो भी फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में, तो उसको आपने क्या लिख रखा है, दैट इज़ 1/4πε ब्रैकेट में Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, ये आपका ये 1/4πε क्या है, ये आपका K का वैल्यू है ना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कूलम्स कांस्टेंट है ना। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपने फोर्स का वैल्यू लिख दिया। सिमिलरली देखो ध्यान से, हमने वैक्यूम के अंदर भी जो आपका फोर्स का वैल्यू लिख रखा है, क्या लिख रखा है, 1/4πε0। यहाँ पे देखो ε0 क्यों लिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ε0 ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ठीक है, ऑल राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये वैल्यू बनता है ना। आपको करना क्या है, इन दोनों फोर्सेस का रेशियो लेना है। ठीक है, द मोमेंट आप इसका रेशियो लोगे तो देखो सिमिलर टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे है ना। आपको सिंपल रेशियो क्या बनेगा, दैट इज एफ ऑफ वैक्यूम अपॉन में एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो इन दोनों का रेशियो है ना, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपका रिलेटिव परमिटिविटी है ना। रिलेटिव परमिटिविटी आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे देखो ध्यान से के या फिर आप ER से है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ER हमने लिख रखा है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, तो इसका रिलेशन क्या बन गया फाइनल, ER इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फोर्स के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, दैट इज एफ ऑफ वैक्यूम अपॉन में एफ ऑफ मीडियम। यानी सिंपल ER का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो ना। इसको देखो यहाँ पे आपको फोर्स के टर्म्स में भी डिफाइन कर रखा है, आप गो थ्रू कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ER को ना हम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं।
ना देखो आगे आपको दे रखा है ना, दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ना देखो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं आपके पास दो चार्जेस हैं, आपके Q1 Q2 है ना, जो कि ए पॉइंट ए और पॉइंट बी पे सिचुएटेड है ना। मान लो उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो आपका आर है कि नहीं। अच्छा ना देखो हमें क्या पता है कि जो आपका पहला वाला चार्ज है दूसरे वाले चार्ज पे क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, है कि नहीं। अच्छा तो जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसका वैल्यू आपने क्या लिख रखा है, दैट इज 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R21 द होल स्क्वायर इंटू आर कैप लिख रखा है कि नहीं। अच्छा ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। यानी ये देखो ध्यान से यहाँ 2 1 क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो आपका सेकंड चार्ज है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। कौन एक्सर्ट कर रहा है, पहला वाला चार्ज। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। तो इस तरीके से आपको इसको रीड करना है। अच्छा ना देखो पहला वाला चार्ज अगर सेकंड वाले चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो एट द सेम टाइम सेकंड वाला चार्ज भी क्या करेगा, पहले वाले चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं। तो उसका रिलेशन क्या बन जाएगा, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में इस बार R12 द होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक ये चीज़ आपको ध्यान में रख। ना देखो ध्यान से दोनों रिलेशन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हो कि दोनों फोर्सेज जो होंगे क्या होंगे, ये इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, लेकिन इनका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। यानी यहाँ पे एक एक्शन रिएक्शन पैर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। एक चीज़ और याद रखना, ये हमेशा ये जो फोर्सेज हैं हमेशा इनको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमेशा सेंट्रल लाइन की तरफ क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ, सर मान लो आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस है जो कि आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा ना आप मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे ना रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप उसके लिए आपको वेक्टर सम लेना होगा सारे फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। यानी जितने भी आपके इंडिविजुअल चार्जेस जो हैं, है ना, जो कि इस पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उन सब का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपका वेक्टर सम करके फोर्स आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा उस पर्टिकुलर चार्ज पे। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। यानी आप यहाँ पर रिलेशन लिख सकते हो, दैट इज F1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज है कि नहीं। यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो ध्यान से F1 इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है यहाँ पे देखो ध्यान से F12 क्या हो रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज सेकेंड, है कि नहीं। अच्छा F13 मतलब क्या, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 3, है कि नहीं। इस तरीके से आप सो ऑन कर सकते ना। देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आपको फोर्स का रिलेशन पता है कि नहीं, फोर्स किसके इक्वल होता है, 1/4πε0 ब्रैकेट में वही अपना Q1 Q2 अपॉन R² वाला रिलेशन आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच द कूलम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक ऐसा रीजन होता है ना, मान लो आपके पास एक चार्ज है ना, वो क्या करता है, अपना एक रीजन बनाता है कि नहीं। वो ना उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर आपका कोई दूसरा चार्ज आता है ना, तो वो क्या होता है, वो चार्ज आपका एक कूलम फोर्स वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। यानी इन शॉर्ट हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। यानी इन शॉर्ट आप लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू F/Q, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के ना दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ना देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसा फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा हर पॉइंट पे, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइक इन द केस ऑफ पैरेलल प्लेट, है ना, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, पहला वाला डायग्राम जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है ना। यहाँ पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, सारे जो इसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है ना। सो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि ऐसा फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, सेम नहीं होगा हर पॉइंट पे, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका क्या एग्जाम्पल होता है आपका पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज के केस में देखो ध्यान से, सारे एक सर्टेन डिस्टेंस r पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है ना, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, अलग रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इसको समझने के लिए ना मान लेते हैं आपके दो चार्जेस हैं, लेकिन इस बार दो चार्जेस जो है ना आपके
मटेरियल मीडियम के अंदर रखे हुए हैं ना, तो मटेरियल मीडियम के अंदर रखे हुए हैं, तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, है कि नहीं। क्यू नॉट यानी आपका ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो ध्यान से, यहाँ पे ना आपको एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ये मटेरियल मीडियम है, ये सुनो। अच्छा, यानी इन शॉर्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। इस तरीके से आपका ये रिलेशन बनता है, ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। सो यार नेक्स्ट यहाँ पे आपको ना 2 पैरेलल प्लेट दे रखे हैं ना, उसके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यार देखो यार, एक बात बता दूं आपको, तो प्रैक्टिकली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम फोर्स के टर्म्स में नहीं बल्कि आप पोटेंशियल के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हम 2 पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, तो हमें क्या पता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, है ना, वो कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड है, मान लो ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। तो और वहाँ पे आपने क्या किया, दोनों प्लेट के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर रखा है ना, तो हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर ए से बी के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर एक चार्ज प्लेस कर रखे हो तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, है ना, फोर्स एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अगर आप इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाना चाहते हो, है ना, अगेंस्ट इन द सेंस आप बी से ए लेके जाना चाहते हो, राइट, तो उस केस में होगा क्या कि आपको उसके ऊपर एक वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी वर्क आप करोगे वो किसके इक्वल होगा, जो भी वर्क आप यहाँ पे करोगे, है ना, तो वो किसके इक्वल होगा, आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ये सुनो। अच्छा, ना देखो ध्यान से, ये दो पैरेलल प्लेट है आपका, है ना, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, उस वहाँ से भी आप वर्क का एक रिलेशन निकाल सकते हो, दैट इज W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज के इक्वल होगा, ये सुनो। अच्छा, ये दोनों वैल्यू देखो ध्यान से वर्क का है कि नहीं। अच्छा, तो इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो आपका रिलेशन क्या बनेगा, V इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से अगर आप थोड़ा रीअरेंज करोगे तो आपका रिलेशन क्या बन गया, दैट इज एफ अपॉन क्यू, है ना, इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी विच इज इक्वल्स टू ई। यहाँ पे ई क्यों लिख दिया, क्योंकि हमें पता है एफ अपॉन क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सुनो। अच्छा, तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और डेफिनेशन आता है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन में डी, ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। सो गाइस नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। नाउ ये क्या होता है, द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ फोर्स। यानी ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस भी पर्टिकुलर रास्ते पे आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, कि नहीं, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अच्छा, और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है अगर वहाँ पे ज़्यादा है कि नहीं, यानी उनकी डेंसिटी अगर जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर उसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, है नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये सुनो, ज़्यादा पावरफुल होगी। अच्छा, जहाँ पे स्ट्रेंथ कम है कि नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ स्ट्रेंथ कम है तो वहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। यानी इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स जो है वो क्या इंडिकेट करता है, आपका स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो टोटल 8 आपको दे रखी है कि नहीं। अच्छा, आइए इसको 1 बाय 1 गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, द लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। यानी इन शॉर्ट इसका क्या मतलब हुआ, जो भी आपकी लाइन ऑफ फोर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, कहाँ पे एंड होती है, आपकी नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि द लाइन ऑफ फोर्स नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर एज इट विल मीन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ 2 डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। यानी इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, इंटरसेक्ट नहीं करती मतलब आपस में मिलती नहीं है कि नहीं। अच्छा, ऐसा अगर हो जाएगा, इन केस अगर मैजिकली हो गया, है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शंस है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। और देखो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि द लाइन ऑफ फोर्स लीव्स और टर्मिनेट ऑन द कंडक्टर नॉर्मली। यानी इन शॉर्ट इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे अगर आपकी ये लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी, टर्मिनेट होती है ना, तो नॉर्मली टर्मिनेट होगी। नॉर्मली इन द सेंस वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, that is electric field inside the conductor is always 0 but they pass through insulator। यानी सिंपल मतलब ये हुआ
यानी सिंपल मतलब ये हुआ कि जो भी आपके कंडक्टर्स होते हैं ना, तो उसके अंदर जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। आ रही बात समझ में। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स पास कर जाती है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। सो देखो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। यानी इन शॉर्ट आपका ये एक फॉर्मूला बता रहा है कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अपॉन में, है ना, एरिया के, है ना। now देखो 6 पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज। यानी इसका मतलब ये हुआ जहाँ लाइन ऑफ फोर्स ज़्यादा है ना, जहाँ लाइन ऑफ फोर्स क्राउडेड है वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अरे बात समझ में, ठीक है, ऑल राइट। जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स कम है वहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। 7 पॉइंट क्या बोलता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्मॉल। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको कहा है ना, जहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स जो है आपकी अगर वाइडली सेपरेटेड है तो वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, स्मॉल होगी। ना देखो लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इक्वली स्पेस। यानी अगर आपका, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो आगे आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बहुत सारे डायग्राम्स दे रखे हैं ना, वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने रीड किए उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। सबसे पहला वाला देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज का दे रखा है ना। हमें क्या पता है पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, सुनो, यानी वहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, वहाँ पे टर्मिनेट करती है ना, वहाँ पे एंड होती है, सुनो। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ध्यान से एरो आपके नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ऑपोजिट चार्ज के केस में देखो ध्यान से किस तरीके से बनेगा, ये आप देख सकते हो, डायग्राम है कि नहीं। अच्छा, वाइल आपका सिमिलर चार्ज होंगे तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो ना, डायग्राम आपको दे रखा है किस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। कंडक्टर के केस में देखो हमने क्या देखा था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। और हमने ये भी देखा था कि जो आपका कंडक्टर पे लाइन ऑफ फोर्स जब टर्मिनेट करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, तो आप यहाँ देख सकते हो कंडक्टर आपका इस तरीके से, लाइन ऑफ फोर्स इस तरीके से आ रही है ना, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। आ रही बात समझ में, ठीक है, ऑल राइट। और लास्ट में आपका पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज के केस में क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है ना, कितने चीज़ पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड होता है एरिया और थर्ड होता है आपका एंगल। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यूनिफॉर्म है कि नहीं। अच्छा, ना आपने यहाँ पे क्या किया, एक जो आपका है ना एरिया था, ठीक है, आपने उसको इंक्लाइन कर रखा है थीटा एंगल पे, ये सुनो। अच्छा, ना होगा क्या, यहाँ से जितनी भी नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की पास हो रही है कि नहीं। अच्छा, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। यानी इन शॉर्ट इसका फॉर्मूला क्या बन गया, जो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है आपका ई डी एस कॉस थीटा के। किसके इक्वल होता है, ई डी एस कॉस थीटा। ना आगे जाके आप डी एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो, है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन गया, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। इसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं आपके, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ जाते हैं। ना देखो नेक्स्ट आता है आपका गॉस लॉ। ना देखो गॉस लॉ को समझने के लिए ना अपना मान लेते हैं आपके पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस है जो कि कोई भी शेप का हो सकता है। आपका रेगुलर शेप हो सकता है, रेगुलर शेप हो सकता है ना, कोई भी शेप हो सकता है, लेकिन आपको क्लोज सरफेस लेना है। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना उसके अंदर ना आपने क्यू चार्ज प्लेस कर रखा है ना, प्लस क्यू चार्ज क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो वहाँ से क्या होगा कि एट अ डिस्टेंस आर है ना, जैसे मान लो एट अ डिस्टेंस आर, वहाँ से आपने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया है ना, स्मॉल एरिया जो कि इनफाइनेटली स्मॉल है ना, वहाँ पे आप ds एरिया क्या कर रहे हो, कंसिडर कर रहे हो। ठीक है, और उसके अबाउट आप क्या कर रहे हो, वहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हो। ठीक है, जो भी फ्लक्स वहाँ से निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज़ ई कॉस थीटा ds के इक्वल होगा। ये सुनो। अच्छा, ये चीज़ हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखा है। अच्छा, ना आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का आप वैल्यू यहाँ लिख सकते हो, जो कि किसके इक्वल होता है, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर के इक्वल होता है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को अगर आप थोड़ा रीअरेंज करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, दैट इज़ Q/4 एप्सिलॉन नॉट
है ना, इंटू डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये रीअरेंज होता है। नो ये ऐसा करने का पर्पज़ क्या था, क्योंकि डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर क्या होता है, ये आपका सॉलिड एंगल होता है ना, जिसको हम आगे जाके डी ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, नो अगर आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको डी फाई को क्या करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, तो डी फाई को आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, ई डॉट डी एस से, है कि नहीं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो होगा क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सुनो। अच्छा, और यहाँ पे आपने डी ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दिया, है कि नहीं। अच्छा, ये ई डॉट डी एस जो है ना, ये आपका डी ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल है, आपका क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने रिप्लेस कर दिया, ये सुनो। अच्छा, तो अब देखो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कॉन्स्टेंट है कि नहीं, तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाता है, यानी सिंपल आपका इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, है ना। देखो इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 4 पाई के इक्वल होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है, ठीक है, वहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये आपका 4 पाई के इक्वल हो जाता है, तो आपका टोटल फ्लक्स क्या हो गया, दैट इज क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। देखो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका टोटल फ्लक्स क्या आता है। देखो इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 4 पाई के इक्वल होता है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है, ठीक है, वहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हो। तो ये आपका 4 पाई के इक्वल हो जाता है, तो आपका टोटल फ्लक्स क्या हो गया, दैट इज क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। देखो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली आपका टोटल फ्लक्स किसके इक्वल आता है, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको ना 3 डायग्राम दे रखे हैं ना, तीनों डायग्राम में क्या दे रखा है आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज के केस में, है ना, पॉजिटिव चार्ज आपने क्लोज सरफेस के बीच में रखा हुआ है ना, तो उसमें क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड होगा, या सुनो। अच्छा, देखो बाहर की तरफ आएगा, या सुनो। अच्छा, जो फ्लक्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, ये सुनो। अच्छा, नेगेटिव चार्ज अगर प्लेस करोगे तो फ्लक्स जो होगा, है ना, अंदर की तरफ रहेगा, इनसाइड रहेगा, ये सुनो। अच्छा, तो उस केस में भी आपका फ्लक्स लेकिन कितना होगा, आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, अगर आप मान लो चार्ज को आउटसाइड रखे हो, जो भी आपका क्लोज सरफेस है उसके बाहर रखे हो, तो उस केस में फ्लक्स आपका क्या आना चाहिए, फ्लक्स आपका 0 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि अंदर तो आपका कोई भी चार्ज है ही नहीं, ये सुनो। अच्छा, यानी इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो अभी आपका फ्लक्स होता है, यानी इन शॉर्ट आपका जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, किसी भी क्लोज सरफेस में, वो किसके इक्वल होता है, आपका नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, यही चीज़ आपका गॉस लॉ बोलता है, आ रही बात समझ में। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास 2 चार्जेस है ना, जो कि एक दूसरे से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेट है ना, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेट है, तो उसके बीच में जो क्या होता है ना, एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है ना, उसी जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, नाउ देखो ध्यान से, द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, है ना, जो भी लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस बोलते हैं। और सिमिलरली अ लाइन पासिंग थ्रू द डाइपोल एक्सिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, है ना, यानी ऐसी लाइन जो डाइपोल एक्सिस के अराउंड ही पास करने लगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन बोलेंगे। और ऐसी लाइन, है ना, अ लाइन पासिंग थ्रू अ सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। यानी यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो ये 2 चार्जेस जो थे इनका सेंटर क्या होगा, ये पर्टिकुलर पी क्यू होगा, ये सुनो। अच्छा, पी क्यू क्या आपका सेंटर लाइन है ना। अच्छा, तो यहाँ देखो ये जो पी क्यू वाला जो लाइन है ना, ये आपका परपेंडिकुलर भी है और ये सेंटर से भी पास कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। अरे बात समझ में, ठीक है। ऑल राइट, अब देखो इसका इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो भी आपका स्ट्रेंथ होता है ना डाइपोल का स्ट्रेंथ जो होता है उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। यानी आपको किसी डाइपोल का अगर स्ट्रेंथ मेजर करना है ना, वो कितना स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप किसके टर्म्स में मेजर करते हो, उसके डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में मेजर करते हो। ना देखो डाइपोल मूवमेंट का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, है ना। Q इंटू 2L मतलब क्या, Q क्या है आपका चार्ज, है ना, इंटू 2L क्या है आपका डिस्टेंस है। इन शॉर्ट आपका फॉर्मूला क्या बना, दैट इज डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, इसका डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, वाइल ये कहाँ से कहाँ जाता है आपका, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है आपका, दैट इज डेबाई, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट आता है आपका कपल एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है ना, तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, उसके ऊपर एक
कपल एक्ट करेगा ना, उसके ऊपर क्या लगेगा, कपल एक्ट करेगा। अरे बात समझ में, ठीक है। अच्छा ना, देखो ध्यान से, मान लो आपके जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स है ना, वहाँ पे दो चार्जेस हैं आपके, है ना, एक पे माइनस चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज है, ये सुनो। अच्छा तो देखो ध्यान से, नेगेटिव वाले पे जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज, मान लो नेगेटिव वाला जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना, ए ऑब्जेक्ट है, तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, दैट इज एफ ए जो होगा वो इक्वल होगा माइनस क्यू ई के इक्वल होगा, या सुनो। अच्छा सिमिलरली आपका जो सेकेंड चार्ज है ना, पॉजिटिव वाला चार्ज, उस पर जो फोर्स लगेगा वो किससे इक्वल होगा, दैट इज एफ बी इज इक्वल्स टू प्लस क्यू ई के इक्वल लगेगा, है कि नहीं। सिंस ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एफ बी, ठीक है यहाँ तक। अच्छा नो, एज अ रिजल्ट होगा क्या कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है ना, वो लेफ्ट साइड मूव करेगा, वाइल आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो राइट साइड मूव करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लग रहा है, कपल लग रहा है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा कपल लगने की वजह से होगा क्या, हमें क्या पता है, कपल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका टॉर्क के इक्वल होता है ना, यानी कपल लग रहा है, इसका मतलब क्या, वहाँ एक टॉर्क जनरेट होगा, या सुनो। अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ना, फोर्स का वैल्यू आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज क्यू इंटू ई, है कि नहीं। अच्छा वेल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 12 साइन थीटा। ना 12 साइन थीटा कैसे आता है, आइए इसको समझते हैं। सो एट एंगल थीटा ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, दैट इज 12, है कि नहीं। अच्छा अगर इस 12 को हम इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करें, है ना, कंपोनेंट्स में अगर इसको रिजॉल्व करें, है ना, तो हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 12 साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है यहाँ तक। हमें पता है जिस साइड थीटा होता है वहाँ पे आपका कॉस वाला टर्म आता है, वाइल उसके परपेंडिकुलर टर्म वाला क्या हो जाएगा, आपका साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो हमें परपेंडिकुलर टर्म कंसिडर करना है, तो आपका 12 साइन थीटा डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा और देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें क्या पता है, जो आपका Q इंटू 12 है ना, Q इंटू 12 जो है वो किसके इक्वल है, आपका डाइपोल मोमेंट के इक्वल है। इसको हम P से रिप्लेस करते हैं, यह भी हमने रिसेंटली देखा था, ये सुनो। अच्छा तो इन शॉर्ट आपका टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाता है, दैट इज पी ई साइन थीटा। अरे बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिलेशन बनता है, आई होप यू गेट दिस, है ना। आगे बढ़ जाते हैं ना। देखो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगती है ना, उसको समझने की बात कर रहे हैं हम। इसमें देखो दो केस आते हैं। सबसे पहला क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, है ना, यानी आपको अगर वो जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाहते हो वो आपका डाइपोल के एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना, वो पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, डाइपोल के एक्सिस पे, है ना। तो उस केस में क्या रिलेशन होता है, आइए इसको समझते हैं, है ना। तो यार देखो ध्यान से, अगर इधर डायग्राम ना, देखो नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगती है ना, उसको समझने की बात कर रहे हैं हम। इसमें देखो दो केस आते हैं। सबसे पहला क्या होता है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, है ना, यानी आपको अगर वो जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाहते हो वो आपका डाइपोल के एक्सिस पे ही लाई कर रहा है ना, वो पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है, डाइपोल के एक्सिस पे, है ना। तो उस केस में क्या रिलेशन होता है, आइए इसको समझते हैं, है ना। और देखो ध्यान से, अगर हम डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पे दे रखा है, दैट इज पॉइंट ए और पॉइंट बी पे यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ना, देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो जहाँ पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो क्या है, आपका पॉइंट पी है ना। वो पॉइंट क्या है, आपका पी है, जो कि यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट से आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन नीचे दे रखा है कि नहीं। अच्छा ना, देखो पॉइंट बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगेगा वो आउटवर्ड रहेगा, वाइल पॉइंट ए की वजह से रहेगा जो वो इनवर्ड रहेगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ना, देखो जस्ट बिकॉज पॉइंट बी जो है ना, पॉइंट पी के बहुत पास में है, तो उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, ग्रेटर होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे आपको ई बी इज़ ग्रेटर देन ई ए दे रखा है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ना, जो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय ए लगेगा वो किसके इक्वल होगा, देखो ध्यान से, 1/4πε0, है ना, इंटू माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस एल का द होल स्क्वायर। ये आर प्लस एल कैसे है, देखो ध्यान से, हमें क्या पता है, ये पूरा डिस्टेंस जो है यहाँ पे आपको आर दे रखा है, या सुनो। अच्छा ना, इंटरेस्टिंग चीज़ ये ए बी जो क्या है आपका डाइपोल है, डाइपोल का टोटल डिस्टेंस क्या होता है, 2L होता है, या सुनो। अच्छा अगर टोटल 2L है तो कहने से ये वाला पार्ट जो होगा वो L हो जाएगा, है ना। तो इन शॉर्ट आपका टोटल लेंथ क्या हो गया, R, ये L हो गया और ये R हो गया, या सुनो। अच्छा तो ये क्या हो गया, R प्लस एल, तो इस तरीके से ये आता है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा सिमिलरली अगर आप बी के लिए अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में आर माइनस एल का द होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि देखो टोटल आर है, आपको खाली ये वाला पार्ट,
आपको खाली BD वाला पार्ट चाहिए, यानी तो जो आपका ये L लेंथ है ना उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट, तो इस तरीके से आपका फाइनल रिलेशन बन जाता है। अब देखो नेट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा अलॉन्ग द एक्सिस है ना, वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A, ठीक है, यानी दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने है ना ऐड किया, तो ये इस तरीके से आपका रीअरेंज हो जाता है ना। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे है ना तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा है ना। अच्छा ना देखो यहाँ पे R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा बहुत बढ़िया। ना देखो फाइनल रिलेशन क्या बना आपका, E एट एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 2L³ इंटू R अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ब्रैकेट में द होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। इस तरीके से बनता है ना। ऐसा रीअरेंज करने का पर्पज़ क्या था, हम चाहते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एट एक्सिस है ना, हम उसको डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना चाहते हैं ना। तो इस तरीके से हमने इसलिए अरेंज कर रखा है। जो 2L इंटू Q है ना उसको हम डाइपोल मोमेंट यानी P से रिप्लेस कर सकते हैं, ये सुनो। अच्छा तो ये फाइनल रिलेशन क्या बनता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अच्छा इस तरीके से बनता है। मैं देखो यहाँ पे एक स्पेशल केस ले रखा है। स्पेशल केस क्या है कि अगर आपका जो R है वो मच ग्रेटर है L से, है ना, ये जो L है आपका है ना, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत दूर है, आर यू गेटिंग इट, ठीक है बहुत दूर है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इक्वल हो जाएगा सिंपली आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R³, ठीक है 2P अपॉन R³, क्योंकि ये R से एक R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। अच्छा तो ये फाइनल रिलेशन बनता है। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसी में एक सेकंड केस आता है कि एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, यानी आपका जो पॉइंट है इस बार है ना वो कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है ना। तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे आता है, आइए उसको समझते हैं। तो हमें क्या पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ 1/4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में माइनस Q अपॉन में AP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, देखो ध्यान से, इस बार AP जो डिस्टेंस होगा, ये सुनो। अच्छा नाउ सिमिलरली आप B के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BP का स्क्वायर हो जाएगा, ये सुनो। अच्छा ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा EA प्लस EB के इक्वल, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ना देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल ACP है ना, ट्राइंगल ACP, ठीक है। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका AP जो होगा ना, AP वो हाइपोटेनियस एक्ट करेगा, यानी उसका सिंपल वैल्यू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब देखो आपने इसको रिप्लेस कर दिया है ना, ये वाली इस AP का वैल्यू यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ A के अंदर आपने रिप्लेस कर दिया, तो वैल्यू क्या बन गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। इस तरीके से रिलेशन बन जाता है ना। देखो ये जो AP था कहने से ये इक्वल होगा BP के, है कि नहीं, यहाँ तक आप देख सकते हो, है कि सिमिलरली EB का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अच्छा तो ये देखो ध्यान से, दोनों भी जो रिलेशन था है ना आपका EA और किसके इक्वल आ गया, यहाँ से EB के इक्वल आ गया। आ रही बात समझ, यानी इन शॉर्ट EA जो है वो किसके इक्वल है, आपका EB के इक्वल है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ना देखो ध्यान से, यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो EA और EB जो है ना ये दोनों एक सर्टन एंगल पे क्या है, इंक्लाइन है कि नहीं। अच्छा तो एज अ रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, जहाँ थीटा वाला टर्म है 1 सेकेंड वहाँ कॉस वाला फैक्टर आएगा है ना, वाइल आपका जो वर्टिकल लाइन पे है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन वाला टर्म आएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा देखो साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, वाइल कॉस वाला टर्म क्या हो जाएगा, आगे जाके मर्ज हो जाएगा। सो इन शॉर्ट इक्वेटोरियल पे आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। ना देखो जस्ट बिकॉज EA EB क्या है, इक्वल है, तो ना देखो जस्ट बिकॉज EA EB क्या है, इक्वल है ना, तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ EA cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। EA का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। यहाँ पे देखो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल से अगर आप ऑब्जर्व करोगे है ना, ट्राइंगल ACP से है ना, ACP से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता है cos थीटा क्या होता है, दैट इज एडजेसेंट, दैट इज L अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आता है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अब इन दोनों रिलेशन को जब यहाँ पे आप मर्ज करोगे ना तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, दैट इज 2QL अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर द होल रेज टू 3/2, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बनता है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा ना देखो फिर से यहाँ पे एक अजम्पशन लेंगे, क्या लेंगे कि अगर आपका R जो है ना, ये वाला जो R है ये बहुत ग्रेटर है ना, बहुत ऊपर है ना, बहुत बड़ा है आपका L से, ठीक है यहाँ तक। अच्छा
सो वंस अगेन हम क्या बोल सकते हैं, आपका फाइनल रिलेशन क्या बनेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू पी। यहाँ पे पी क्यों ले लिया ये बताओ मुझे, क्योंकि ये देखो ध्यान से रिलेशन क्या है आपका 2QL है ना, 2QL यानी वही चीज़ हो गया ना, Q इंटू 2L, ये सुनो है कि नहीं। अच्छा, तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट से हमने रिप्लेस कर दिया है ना। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिलेशन आपका आता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, दैट इज़ 1/4πε0 इंटू पी अपॉन में r3। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ना टोटल आपके 3 टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि जो भी आपका चार्ज जो है ना वो यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना अक्रॉस द लेंथ, है ना, किसी भी लेंथ के अराउंड क्या होगा, जो आपका चार्ज होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस केस में जो हम चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं वो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका लैम्बडा इज इक्वल्स टू Q/L। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। ना देखो इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट क्या होता है आपका कूलम पर मीटर होता है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। मान लो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो भी आपका चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, है ना, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका Q सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A, है कि नहीं। अच्छा, इसके भी ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं आपके कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया है। आ रही बात समझ में। ठीक है, ऑल राइट। ना थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो भी आपका चार्ज है वो अक्रॉस द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो भी आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज रो इज इक्वल्स टू Q/वॉल्यूम, है कि नहीं, यानी Q/V। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। इसका जो यूनिट होगा है ना, ऐसा यूनिट होगा किसके इक्वल होगा कूलम पर मीटर क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। इनकेस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।